मूवी की शुरुआत में हमें बेकी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबर है। उसके साथ उसका हस्बैंड डैन होता है, ये भी एक माउंटेन क्लाइंबर है। इन दोनों को पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक होता है। इस टाइम भी ये पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। बेकी के साथ उसकी दोस्त भी होती है और अब डैन जब ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसे एक घोंसला दिखता है और जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर का परिंदा उड़ जाता है, जिससे डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। पर वो रस्सी से बंधा हुआ होता है, इसीलिए वो हवा में लटक जाता है। अब ना वो ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे। ये दोनों के दोनों डैन को बचाने की बहुत कोशिशें करती हैं, लेकिन ये उसकी मदद नहीं कर पाती। तब डैन की रस्सी का क्लिप निकल जाता है और नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। इस वाकये के 51 हफ्तों के बाद हमें बेकी को दिखाया जाता है जो अब शराब में पूरी तरह से डूब चुकी है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड यानी डैन से बहुत प्यार करती है, उसे अब भी याद करती है। उसने अब तक उसकी निशानियों को अपने पास रखा है। बेकी की जिंदगी में अब उदासी के अलावा कुछ नहीं है। अब बेकी के पास एक बार फिर से वही उसकी दोस्त आती है जो उस वक्त उसके साथ थी जब डैन ऊपर से नीचे गिरा था। उसकी दोस्त का नाम हंटर होता है। हंटर बेकी को देखकर बहुत खुश होती है। जब उसे पता चलता है कि बेकी ने अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी तब वो उसे कहती है कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करनी चाहिए और उसके बाद वो अपनी मोबाइल में उसे एक टावर दिखाती है जो एक टीवी टावर होता है। ये टावर एक ऐसी एरिया में होता है जहाँ पर इंसान बहुत कम जाते हैं और उस टावर की ऊंचाई होती है 2000 फीट। हालांकि बेकी इस जगह नहीं जाना चाहती, लेकिन जब उसकी दोस्त हंटर उसे कहती है कि टावर के ऊपर चढ़ने के बाद तुम डैन की राख को वहाँ से उड़ा देना, इससे उसकी सोल को सुकून मिलेगा। ये सुनने के बाद बेकी मान जाती है और अब ये दोनों के दोनों उस वीरान जगह पर पहुंच जाती हैं और वहाँ पर ये वीडियोस और फोटोज बनाती है और हंटर उन वीडियोस और फोटोज को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही होती है। अब ये देखती है कि टावर उनके सामने है जो आसमान की गहराइयों के अंदर जा रहा है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। आज से पहले इन्होंने कभी भी इतनी ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश नहीं की थी। इन दोनों को डर भी लग रहा होता है, पर अब ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं। बेकी का डर ज्यादा होता है क्योंकि उसे पता है कि जिस लोहे से ये टावर बना है वो बहुत पुराना है। उसकी आवाज उसे लगातार आ रही होती है और धीरे धीरे वो हंटर के पीछे ऊपर चढ़ रही होती है। अब जब ये आधे टावर तक पहुंच जाती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज हैं। ये हाइट इतनी होती है जितना कि आईफल टावर की है, मतलब कि पूरे 1000 फीट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब ये लगातार ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं। बेकी जब नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने पिछले 1 साल से कोई क्लाइंबिंग नहीं की होती। लगातार ऊपर चढ़ते हुए अब ये टॉप तक पहुंचने वाले होते हैं। तभी बेकी लेडर पर पैर रखती है और वहाँ से एक स्क्रू निकल जाता है जिसके बारे में इन्हें पता नहीं चलता। अब ये दोनों के दोनों 2000 फीट मतलब कि ये टावर के टॉप तक पहुंच चुके हैं जहाँ से इन्हें दुनिया बहुत अलग दिख रही होती है। इतनी हाइट पर चढ़ने और टारगेट को अचीव करने के बाद अब बेकी को अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों की दोनों यहाँ पर एंजॉय करती है, बहुत सारी फोटोज क्लिक करती है। साथ ही हंटर जो ड्रोन कैमरा अपने साथ यहाँ पर लाई होती है उसे वो अपनी वीडियोस भी बनाती है ताकि वो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। अब ये दोनों की दोनों बहुत खुश हैं। हंटर इतनी एक्साइटेड होती है कि वो टावर से लटक जाती है और वो बेकी को उसकी फोटो क्लिक करने को कहती है। इसके बाद वो बेकी को भी ऐसा करने के लिए बोलती है। बेकी भी उसके कहने पर ऐसा करती है और अब ये दोनों की दोनों बहुत खुश हैं। इसके बाद बेकी डैन की राख को हवा में उड़ा देती है जिससे उसे तसल्ली मिलती है। ये दोनों की दोनों बहुत इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन बेकी फाइनली अब डैन को अलविदा कह चुकी है, मतलब कि अब उसकी जिंदगी की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। अब ये दोनों की दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करती हैं। सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है, तभी वो स्क्रू जो निकल गया था उसकी वजह से वो लाडर निकल जाती है। बेकी हवा में लटक जाती है पर रस्सी की वजह से वो जमीन पर नहीं गिरती, जिसके बाद हंटर उसे वापस खींच लेती है। लेकिन बेकी के पास जो बैग था जिसके अंदर इनके खाने पीने की चीजें थी वो नीचे डिश पर अटक जाता है जहाँ पर पहुँचना नामुमकिन है। ये अपना मोबाइल भी चेक करती हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क भी नहीं होता, मतलब कि अब ये दोनों की दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुकी हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता, अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज नहीं सुन सकता। यहाँ टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है, पर दिन में फ्लेयर गन चलाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि दिन में फ्लेयर गन को कोई नहीं देखेगा। अब ये जब दूरबीन में देखती हैं तो सामने उन्हें गाड़ी दिखती है, लेकिन वो लोग इन्हें इतनी ऊंचाई से नहीं देख सकते, ना ही इनकी आवाज सुन सकते हैं। हंटर एक बार फिर से अपना मोबाइल देखती है और जो पोस्ट उसने टावर के बेस से की थी वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो चुकी होती है जिस पर बहुत सारे लाइक्स और कॉमेंट्स होते हैं, मतलब के टावर पर अब नेटवर्क है और अब हंटर
अपनी मोबाइल पे मदद के लिए एक मैसेज को रिकॉर्ड करती है और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। इसके बाद वो अपनी मोबाइल को रस्सी से बांधकर टावर से नीचे लटका देती है ताकि नेटवर्क आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता। इसके बाद हंटर अपने मोबाइल को अपने सॉक्स के अंदर रखती है, उसके बाद शूज के अंदर रखती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद उसका मैसेज चला जाए और उनकी मदद के लिए कोई आए। फोन शूज और सॉक्स के अंदर रखने की वजह से नहीं टूटता। अब कुछ ही देर बाद वो ऊपर दूरबीन से देखते हैं जहाँ इन्हें आदमी नजर आता है जो फोन पर बात कर रहा होता है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है। वो इन्हें इतनी ऊपर नहीं देख सकता और ना ही इतने ऊपर से इनकी आवाज सुन सकता है। यहाँ पर वो अपने फोन में बहुत ज्यादा मगन होता है। उसे अपनी प्रेजेंट का एहसास दिलाने के लिए ये ऊपर से एक और शू फेंकती है। हालांकि वो जूते को देख लेता है लेकिन उसे लगता है कि ये जूता यहाँ पर पहले से ही था और वो अपने डॉग के साथ वहाँ से जाने लगता है। बेकी यहाँ पर फ्लेयर गन चलाने की भी कोशिश करती है लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि रात होने का हमें इंतजार करना होगा, रात को वो हमारी फ्लेयर गन को देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अंधेरा हो जाता है जिसके बाद ये फ्लेयर गन चलाते हैं और साथ ही में अपने मोबाइल की टॉर्च भी ऑन करके अपने हाथ से हिलाना शुरू कर देते हैं। उनके सामने जो गाड़ी मतलब आरवी होती है जिसमें लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं वो इन्हें देख लेते हैं लेकिन वो इनकी मदद करने के लिए नहीं आते बल्कि इनकी गाड़ी को चुरा कर यहाँ से निकल जाते हैं, जिससे ये दोनों की दोनों हैरान हो जाती हैं। अब जैसे जैसे रात होती है इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। ये वहाँ पर सो जाती हैं लेकिन जगह बहुत कम है। हंटर ऊपर से गिरने वाली होती है तभी बेकी उसे पकड़ लेती है। तब वो देखती है कि उसके पैर के ऊपर टैटू बना है जिस पर लिखा होता है 143। ये देखकर बेकी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड डैन उसे हमेशा कोड वर्ड में आई लव यू कहता था। वो समझ जाती है कि डैन के बीच में और हंटर के बीच में कुछ न कुछ था और जब वो हंटर से पूछती है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो बेकी से माफी मांगती है लेकिन बेकी अब पूरी तरह से टूट चुकी होती है। बेकी की नजर अभी उस बैग पर जो बैग उस डिश पर अटका हुआ होता है उस पर होती है। उसके अंदर ड्रोन और इनके खाने पीने की चीजें हैं। किसी भी कीमत पर उस बैग को इन्हें ऊपर लाना होगा पर वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं होती, इसीलिए उस बैग तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता। पर हंटर जो कि बहादुर होती है वो रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू करती है पर इससे पहले कि वो डिश तक पहुँचती तब तक रस्सी खत्म हो जाती है। हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुँच जाती है। अब उसके पास बैग है लेकिन रस्सी बहुत दूर होती है। वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में अटकाती है और उसके बाद जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। पर रस्सी से ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है और उसके हाथ जख्मी होते हैं जिस वजह से रस्सी उससे छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बेकी जब नीचे देखती है तो अब भी वो रस्सी से अटकी हुई होती है और वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है जिसे ये मदद मंगवाने के लिए यूज करेंगी। ये एक पेपर पर लिखती हैं कि हमें मदद की जरूरत है, हम टावर के ऊपर अटक चुके हैं और ये उस पेपर को अपने ड्रोन के साथ फिक्स कर देते हैं। पर तभी इन्हें पता चलता है कि इनके ड्रोन की बैटरी बहुत ज्यादा डाउन है जिसकी वजह से सामने दूर दिख रहे घर तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए इन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है और एक बार फिर से रात हो जाती है। रात को जब बेकी सोती है तो ऊपर देखती है कि टावर के ऊपर एक लाइट जल रही है, मतलब कि वहाँ पर पावर है। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन के चार्जर से उसे चार्ज करना शुरू कर देती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता उसे वहीं पर ही लटका रहना पड़ता है। जब ड्रोन पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो बेकी नीचे उतर जाती है, जिसके बाद ये ड्रोन पर वही चिट्ठी लगा देते हैं जिस पर उन्होंने लिखा होता है कि हमें मदद की जरूरत है और उसे उसी घर की तरफ भेजते हैं जो सामने दिख रहा होता है। पर इससे पहले कि वो घर तक पहुंचते हैं वो गाड़ी से टकरा जाता है जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अब इन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इनकी मदद के लिए यहाँ पर आएगा। बेकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपने शू दो, मैं एक बार फिर से मोबाइल पर मैसेज करके अपने डैड को सेंड करती हूँ। अगर हम उसे नीचे फेंकेंगे तो हो सकता है कि नेटवर्क आ जाए और मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए और वो हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन हंटर उसे मना कर देती है और तभी उसे एहसास होता है कि हंटर उसके साथ है ही नहीं। दरअसल जब हंटर नीचे बैग लेने के लिए गई थी तो सच में उसे ऊपर आते हुए वो रस्सी छूट गई थी जिससे उसकी मौत हो गई थी और अब भी उसकी बॉडी उस डिश के ऊपर होती है। असल में बेकी सिर्फ यहाँ पर हेल्यूसिनेट कर रही होती है, पर अब उसे सच्चाई का पता चल चुका है कि वो उस टावर पर अकेली है और उसकी जीने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। वो मरने से पहले अपने डैड के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है लेकिन वो यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। वो वहीं पर सो जाती है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक बड़ा सा पंछी है जो उसके जख्म को खा रहा होता है। वो उसे पकड़कर मार देती है। इसका मतलब ये है कि अब उसके पास खाने के लिए खाना भी है। इसे खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है और अब वो डिसाइड करती है कि वो नीचे डिश तक रस्सी के सहारे जाएगी जहाँ पर उसके दोस्त हंटर की बॉडी है। बड़ी मुश्किल से वो रस्सी से नीचे उतरती है और वो हंटर की बॉडी तक मतलब उस डिश तक पहुंच जाती है। इसके बाद वो हंटर के शू के अंदर अपनी मोबाइल रखती है और उसे हंटर की बॉडी के साथ फिक्स कर देती है और उसे सॉरी कहती है और उसके बाद वो हंटर की बॉडी को शू के साथ नीचे फेंक देती है ताकि सेल फोन डिस्ट्रॉय ना हो। दरअसल पिछली बार जब इन्होंने शू के साथ सेल फोन को नीचे फेंका था तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था जिस वजह से इनका मैसेज कभी डिलीवर हुआ ही नहीं। और जबकि उसने बॉडी के साथ शू के अंदर मोबाइल को डालकर नीचे फेंक दिया है तो वो
पूरी तरह से सेफ रहेगा। असल में टावर के ऊपर नेटवर्क ना आने की सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि यहाँ पर उसके अपने इतने सिग्नल होते हैं कि वो दूसरे सभी अलग सिग्नल्स को ब्लॉक कर रहा होता है। अब एक बार फिर से रात हो जाती है और बैगी के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। वो देखता है कि टावर के आसपास बहुत सारी भीड़ है और वहाँ पर बैगी की डेड बॉडी है जिसे पुलिस ले जा रही है। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि पीछे बेकी खड़ी है जो कि पूरी तरह से ठीक है। उसके साथ डॉक्टर्स भी होते हैं। वो बेकी को अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरह से बेकी की जान बच जाती है और इसी के साथ इस मूवी का भी एंड हो जाता है। अगली स्टोरी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।